काशीपुर नाम का एक गांव था। वह गांव चारों तरफ हरियाली और सादगी से भरा हुआ था। उस गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत ही मेहनती और एक ईमानदार किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी। उसमें वह दिन रात मेहनत और लगन से काम करता था। रामू के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, मगर उसके पास जो भी था वह उसके लिए अनमोल था। अरे भाग्यवान, मुझे जल्दी से खाना दे दो। मुझे जल्दी खेतों में जाना है। हाँ जी, मैं आपका खाना अभी निकाल देती हूँ। मगर सुनिए जी, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? आप तो इस तरह से परेशान हो रहे हैं जैसे कि आपको किसी खास जगह पर जाना है। हाँ गंगा, आज मुझे जमींदार जी ने अपने घर पर बुलाया है। मगर क्यों जी? उन्होंने आपको क्यों बुलाया है? अब तो वहां पर जाकर ही पता चलेगा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है। गंगा रामू को खाना दे देती है। सुनिए जी, आपसे एक बात करनी थी। जमींदार जी के घर से आप जल्दी ही घर आ जाना। गंगा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ बात है क्या? मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा देर तक घर से बाहर रहे। रास्ते ठीक नहीं है और अब गर्मी भी पड़ने लगी है। अच्छा ठीक है, मैं समय पर घर आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू घर से चला जाता है और वह दिन भर खेतों पर काम करता है। और जैसे ही शाम होती है, रामू जमींदार जी के घर पर जाता है। आओ आओ रामू, और बताओ घर कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? और सब काम काज चल रहा है या नहीं? सब बढ़िया है मालिक, आपकी कृपया से। बस इस बार खेती में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी है। सोच रहा हूं कि इस बार ज्यादा से ज्यादा उपज हो ताकि अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ा सको। अरे रामू, तुम्हारे बेटे को शहर में पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ी रकम चाहिए, पर क्या इतनी बड़ी रकम तुम्हारा छोटा सा खेत पूरा कर पाएगा? हाँ मालिक, मैं जानता हूं, पर मैं कर भी क्या सकता हूं। अपने खेत में दिन दुगनी रात चौगनी मेहनत तो कर ही रहा हूं, और देना ना देना तो सब ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है। हाँ रामू, तुम तो सच में बहुत ही मेहनती हो। अरे मैं तो तुम्हें एक बात बताना भूल ही गया। क्या बात है मालिक, कहिए ना। रामू, तुम्हें मेरी गेहूं की बोरियां शहर पहुंचानी है। अगर तुम मेरी बैलगाड़ी से मेरा यह काम कर दो तो बदले में मैं तुम्हें अपनी 5 बीघा जमीन तुम्हें जोतने के लिए दे दूंगा, और उसका कोई भी किराया या पैसा तुम्हें मुझे नहीं देना होगा। मालिक, क्या आप सच कह रहे हैं? इतना बड़ा सौदा, और वह भी मेरे लिए? हाँ रामू, आज तक मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। यह तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए तुम्हारे लिए मेरी तरफ से यह तोहफा है। तुम अपने बेटे को शहर में पढ़ाओ, लिखाओ और उसे एक बड़ा आदमी बनाओ। मैं आपकी ये बोरियां जरूर शहर पहुंचाऊंगा, और आपकी जमीन में मैं इस बार ऐसी मेहनत करूंगा कि आपकी फसल दोगुनी होगी। मालिक, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ रामू, उन बोरियां को किसन जमींदार के घर के बाहर रख देना, और बैलगाड़ी भी वहीं छोड़ देना। ठीक है जमींदार जी, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर रामू वहां से अपने घर को चला जाता है। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? जरा सुनो तो। तभी वहां पर गंगा आती है। अजी क्या हुआ जी? आप बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। एक बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। जमींदार साहब ने मुझे अपनी 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है, और उसकी फसल में से वे कुछ भी नहीं लेंगे। उसमें से जितना अनाज उगेगा वह सब हमारा होगा, पर इसके बदले में मुझे उनकी गेहूं की बोरियां उनकी बैलगाड़ी से शहर पहुंचानी होगी। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मौका हर किसी को कहाँ मिलता है। अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अब लग रहा है कि हमारे दिन बदलने वाले हैं। अब हम अपने बेटे को शहर भेजकर अच्छी शिक्षा देंगे। मैं उसकी जिंदगी में हर वो चीज दूंगा जो मुझे नहीं मिली है। अब मुझे मेरा सपना सच होता हुआ दिख रहा है। पिताजी, शहर से लौटते समय मेरे लिए समोसे लेते आना। मुझे समोसे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए समोसे ले आऊंगा। अगले दिन रामू घर से जल्दी निकल जाता है
और जमींदार जी के यहाँ जाता है और वहाँ से रामू बैलगाड़ी में बोरियां रखकर शहर के लिए निकल जाता है। बोरियां लेकर रामू शहर में किशन लाल के यहाँ पहुँचता है और वहाँ बोरियां रखकर घर की ओर चल देता है। चलते चलते वह थक जाता और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी वहां एक आदमी आता है। अरे भाई क्या हुआ, और तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? अरे कुछ नहीं भाई, जमींदार जी के बोरियों का हिसाब लेने आया था, मगर रास्ते में चलते चलते इतना थक गया, सोचा कि थोड़ी देर बैठकर आराम कर लूं। अच्छा, बोरी का हिसाब लेने चले थे और खुद ही बैठ गए। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहाँ आ गया, वरना तुम तो यहाँ अकेले ही बैठे रहते। अरे नहीं भाई, अब मैं घर की ओर निकलता हूँ और रात होने से पहले मुझे घर भी पहुंचना है। अरे भाई तो चलो हम साथ में चलते हैं, मुझे भी घर जाना है। कुछ ही दूर चलने पर एक समोसे वाले की दुकान आती है। समोसे की दुकान को देखकर रामू कहता है, अरे जरा रुको भाई, मुझे जरा कुछ समोसे खरीदने हैं। मेरे बेटे ने मुझसे समोसे मंगवाए हैं, उसे समोसे बहुत पसंद है। अरे भाई, समोसे कैसे बेच रहे हो? 10 रुपए का एक समोसा। अच्छा ठीक है, 5 समोसा दे दो और थोड़ी जलेबी भी डाल दे। रामू समोसे और जलेबी ले लेता है और कुछ ही देर में चलते हुए वह अपने घर पहुंच जाता है। लो बेटा, समोसे और जलेबी तुमने मंगवाए थे ना? अजी आज इतनी देर कैसे हो गई? आज तो आपको बहुत समय लग गया। इतनी देर से कोई घर आता है क्या? सुनिए जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि घर समय पर आ जाया कीजिए, मगर आप हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त हो जाते हैं और घर समय पर ही नहीं आते। भाग्यवान, जमींदार जी के घर गया था, उनकी गेहूं की बोरियों को शहर में पहुंचाना था। बोरियों को जगह जगह पर देने में देर हो गई, तब इतनी जल्दी घर कैसे आता? क्या भाग्यवान, काम में तो देर सवेर होती रहती है। चलो छोड़ो, अब मुझे खाना दो। अच्छा ठीक है, मगर आपको जलेबी समोसे लाने की क्या जरूरत थी? अभी वैसे भी हमारे पैसे के मामले में हाथ तंग है। अरे भाग्यवान, तुम दोनों की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। तुम दोनों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए अगर मुझे पूरी दुकान भी लानी पड़े तो मैं वह भी कर सकता हूँ। चलिए बस अब रहने दीजिए, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। आइए अब सब मिलकर खाना खा लेते हैं। रामू का परिवार मिलकर जलेबी समोसे खाकर सो जाते हैं। रामू दिन रात एक करके खेत पर काम करता है और बहुत ही कम समय में अच्छी फसल उगा लेता। रामू के पड़ोसी को ये सब देखकर बहुत जलन होती है। सुनिए जी, क्या आपने सुना? रामू को जमींदार साहब ने 5 बीघा जमीन खेती के लिए दिया है। रामू तो पहले से ही अच्छा खासा कमा लेता था और अब तो उसके पास 5 बीघा जमीन और आ गई है। अब तो वह बहुत जल्दी अमीर हो जाएगा। हाँ भाग्यवान, मैंने भी ये बात सुनी है। सच कहूं तो मुझे भी उसकी खुशी देखी नहीं जाती। हर बार हर चीज रामू के ही किस्मत में क्यों आती है? जो भी हो, हम कर भी क्या सकते हैं। अच्छा, अभी उसकी फसल तैयार होने दीजिए और तब हम देखेंगे कि आगे क्या करना है। उसी समय हम कोई कदम उठाएंगे। अभी कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो, मगर रामू बहुत ही तेज इंसान है। उसे धोखा देना इतना आसान बात नहीं है। हमें कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमारा काम भी हो जाए और उससे पता भी ना चले। मुझे सब पता है जी, आप चिंता मत करो। जब उसकी फसल पककर तैयार होगी तब हम देखेंगे क्या करना है। ठीक है भगवान, अब मैं अच्छी तरह से समझ गया हूं। असली खेल तो तब शुरू होगा जब उसकी फसल पककर तैयार होगी, तब देखता हूं। अब मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, समय आने दो। रामू और लगन से अपने खेतों में काम करता है। अच्छी फसल उगाने के लिए वो अपना जी जान लगाकर मेहनत करता है। उसकी मेहनत का पसीना ये गवाही दे रहा था कि उसकी फसल कितनी अच्छी होने वाली है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और रामू की फसल पककर तैयार हो जाती है। सुनिए जी, रामू की फसल पककर तैयार हो गई है। यही सही समय है, हमें कोई ना कोई कदम उठाना होगा। अरे हाँ भाग्यवान,
इस बार तो उसे हमें अच्छा सबक सिखाना होगा, मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम उसकी फसल को कैसे बर्बाद करें। इस बार तो हम उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा पैर उठने की कोशिश नहीं करेगा। सुनिए जी, आप बहुत सारे जानवरों को उसके खेत में छोड़ दीजिए। वह सारे जानवर उसके खेत को बर्बाद कर देंगे, और जानवरों के चले जाने के बाद कुछ दवा का भी फसलों पर छिड़काव कर दीजिए, जिससे उसकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाए, जिससे हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। फसल के बर्बाद होने का नुकसान रामू सह नहीं पाएगा और जमींदार को मजबूरन उसका खेत लेना पड़ेगा। यही मौका है रामू को पूरी तरह से बर्बाद करने का। ठीक है भाग्यवान, मैं पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और उसकी फसल बर्बाद करके ही आऊंगा। मगर भाग्यवान, मुझे ऐसा करते किसी ने देख लिया तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है। उसके बाद रामू का पड़ोसी दुखीलाल रामू के खेत पर बहुत सारे जानवरों को लेकर जाता है और उसके खेत में छोड़ देता है, और अब खुद एक पेड़ के पीछे छिपकर ये सब देख रहा होता है। जब सारे जानवर चले जाते हैं, तब दुखीलाल फिर से आता है और फसल पर दवा का छिड़काव कर देता है, जिससे रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है, तो रामू और उसकी पत्नी गंगा दोनों खेत पर जाते हैं। देखिए जी, हमारी फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। आखिर ऐसा कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक ही कह रही हो। हमारी सिर्फ फसल ही नहीं बर्बाद हुई है, हमारे सपने भी टूट गए हैं। इस फसल को उगाने के लिए मैंने ना दिन देखा ना रात, और दिन रात लगातार मेहनत करता रहा, और यहाँ एक झटके में सब बर्बाद हो गया। मैंने सोचा था इस फसल को हो जाने से मैं अपने बेटे को शहर में पढ़ने के लिए भेजूंगा, मगर अब तो फसल ही ना रही। मेरे सारे सपने टूट गए। रामू अपनी फसल की ऐसी स्थिति को देखकर बहुत ही मायूस हो जाता है। वह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। तब रामू की पत्नी उसे हिम्मत देते हुए कहती है, सुनिए जी, आप मायूस मत होइए। जिसने भी यह किया है, उसने हमारी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की है, मगर हम हार नहीं मानेंगे। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, एक बार फिर से उठ खड़े होंगे। गंगा, हमारी फसल का इस तरह से बर्बाद हो जाना कोई हादसा नहीं है, बल्कि किसी ने सोच समझकर यह काम किया है। कोई हमें आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता है, मगर साजिश करने वाला ये नहीं भूल गए कि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, उसको एक न एक दिन अपनी करने की सजा जरूर मिलेगी। कुछ दिनों बाद रामू के घर जमींदार आता है। अरे घर में कोई है क्या? रामू घर में हो क्या भाई? जरा बाहर तो आना। रामू और उसकी पत्नी दोनों घर के बाहर आते हैं। सुनो रामू, मुझे पैसे चाहिए। मैंने अपनी 5 बीघा जमीन खेती करने के लिए दी थी, तो अब मुझे आधे पैसे दे दो। मेरे घर में जरूरी काम आ गया है। मालिक, मैं आपको कैसे बताऊं? मैंने दिन रात एक करके अच्छी फसल तैयार की थी, मगर पता नहीं कैसे फसल पकने पर किसी ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा मालिक। देखो रामू, मेरे साथ झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मैं कोई बहानाबाजी नहीं कर रहा हूं मालिक। मैं तो खुद अपने बेटे को शहर भेजकर पढ़ाने का सपना देख रहा था, मगर मेरे सारे सपने धरे के धरे रह गए। मेरे सारे सपने टूट गए। देखो रामू, मुझे तुम्हारे सपनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो तुम अपना खेत भी भूल जाओ। मैं तुम्हारे खेत की 5 बीघा जमीन भी अपने कब्जे में ले लूंगा, और अगर जरूरत पड़ी तो तुम्हारा घर भी ले लूंगा। जमींदार रामू का घर और जमीन दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। बेघर हो जाने के बाद रामू अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर की ओर चल देता है। पिताजी, मैं चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप हिम्मत मत हारिए जी, मैं कुछ करती हूँ। कहीं से खाना मांग कर देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। गंगा एक घर की तरफ जाती है और घर के सामने खड़े होकर आवाज देती है, सुनिए जी, क्या कोई घर में है? तभी घर के अंदर से एक औरत बाहर आती है। सुनिए बहन जी, क्या आप मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हैं? अब तो घर में खाना बचा ही नहीं है। सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खत्म हो चुका है।
अगर तुम थोड़ा पहले आती तो शायद थोड़ा मिल भी जाता। अब घर में खाना नहीं बचा है तो मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं? तुम किसी और से खाना क्यों नहीं मांग कर देखती हो, शायद तुम्हें वहाँ कुछ मिल जाए। गंगा मायूस होकर वापस आ जाती है। क्या हुआ भाग्यवान? क्या तुम्हें कहीं भी खाना नहीं मिला? मैं जानता था इस गांव में अब हमारी मदद कोई नहीं करेगा। चलो हम शहर चलते हैं, वहां कुछ ना कुछ काम ढूंढेंगे, शायद वहां हमारी कुछ मदद हो जाए। अरे भाई, कैसे हो? और अब किसकी बोरियां का हिसाब लेने चले हो? और भाभी को भी साथ में लाए हो? बड़ी खुशी हुई तुमसे दोबारा मिलकर। हाँ भाई, हमारे नसीब में अब खुशी कहाँ है। मैं यहाँ मुसीबत का मारा आया हूँ। हमने अपना गांव छोड़ दिया है। उस गांव में अब मेरा कुछ नहीं बचा है। मेरे इतने महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई और जमींदार जी ने मेरा जमीन और घर दोनों अपने कब्जे में ले लिया। हमारे पास अब रहने का ठिकाना तक नहीं है। हम जाए तो जाए कहाँ? इसलिए मैं शहर आया हूँ और मुझे आप दिख गए। अब आप ही हमारी कुछ मदद कीजिए। रामू भाई, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ चले आए। मैंने दूसरी जगह पर दूसरा घर ले लिया है। आज से तुम और तुम्हारा परिवार इसी घर में रहेगा। और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के बताना। भाई, तुमने मेरे बुरे समय में इतनी बड़ी मदद की है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा? रामू भाई, असली दोस्त वही होता है जो बुरे समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो, और मैंने तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है। रमेश भाई, आप हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। जब सब लोगों ने हमसे मुंह फेर लिया, तब आपने हमें सहारा दिया। मैं और मेरा परिवार तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। अच्छा तो ठीक है रामू भाई, अब मैं चलता हूँ। उन्हें रहने के लिए एक घर तो मिल जाता है, मगर शहर में वे रहकर खाएंगे क्या और करेंगे क्या, ये उनके सामने सबसे बड़ी समस्या बन चुकी थी। सुनो भाग्यवान, हमें रहने के लिए घर तो मिल गया है, मगर इस शहर में जीने के लिए हमने कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी गंगा के मन में एक ख्याल आता है और वह रामू से कहती है, अजी आप चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक ख्याल आया है। आपके पास जो थोड़े पैसे बचे थे, उनसे आप बाजार जाकर समोसे की सामग्री ले आए। हम समोसा बनाकर बेचेंगे और अब गर्मियां भी शुरू हो रही हैं, तो लोग बड़ी चाव से गर्मी में समोसे खाएंगे। अगर हमारे समोसे का दुकान चल गया तो हमारे पास भी अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाग्यवान, कहीं ऐसा ना हो कि घर में जो थोड़ा बहुत पैसा है वो अभी चला जाए और हमारे समोसे का व्यापार भी ना चल पाए। अजी आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रामू बाजार जाकर उन पैसों से समोसा बनाने की सामग्री ले आता है। फिर गंगा उन सामग्री से समोसे बनाती है। गंगा कुछ समोसे बनाकर रामू को देती है और रामू उन समोसों को बेचने के लिए निकल पड़ता है। रामू हर जगह आवाज लगाता है, समोसे ले लो, समोसे, स्वादिष्ट समोसे ले लो। खाओगे एक बार, मांगोगे मांगोगे बार बार। जरा एक बार हमारे समोसे खाकर तो देखो, दिल खुश हो जाएगा। समोसे ले लो समोसे, समोसे का दाम है, आलू इनाम है, समोसे ले लो समोसे। तभी एक औरत रामू से समोसे लेने के लिए घर से बाहर आती है। अरे भैया, ये समोसे देखने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। गरम तो है ना? कैसे दे रहे हो समोसे? बहन, बिल्कुल गरम गरम समोसे है, 7 रुपए का एक समोसा है। बोलिए बहन जी, कितने समोसे दूं? अच्छा ठीक है, 10 समोसे दे दीजिए भैया। रामू 10 समोसे उसे दे देता है और पैसे लेकर आगे निकल जाता है। धीरे धीरे करके रामू के सारे समोसे बिक जाते हैं और रामू घर वापस आ जाता है। गंगा, एक गिलास पानी तो देना जरा, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ जी, अभी लाती हूँ। सुनिए जी, क्या कुछ समोसे बिके? हाँ गंगा, हमारे सारे समोसे हाथों हाथ बिक गए हैं। अब रोजाना रामू इस तरह से समोसा बनाकर बेचता और रामू का सारा समोसा हाथों हाथ बिक जाता था। इस तरह रामू का समोसे का व्यापार अच्छा खासा चलने लगा और रामू की अच्छी आमदनी होने लगी। अब उनकी परेशानी बिल्कुल दूर हो चुकी थी। रामू ने अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भी भेज दिया था। अब उसके बेटे को अच्छी शिक्षा मिल रही थी और वह खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।